सभी दिव्य आत्माओं को आत्मनमन। मैं विवेक फिर से आप सभी का एक नई सीरीज़ लेके इस वीडियो पर स्वागत करता हूँ। इस बार मैंने ऑरा या आभा मंडल पर बोलने का विषय चुना है। आप सभी ऑरा या आभा मंडल के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आभा मंडल के लिए वो मेरे प्रैक्टिकल अनुभव होंगे। ये कहीं से भी किताबी ज्ञान नहीं होगा। मैं ऑलरेडी लाखों लोगों की जो हीलिंग करता हूँ और दिन भर मैं जो इंटरेक्ट करता हूँ उनके ऑरा के साथ, मैं उसी अनुभव के निचोड़ को आप सभी के साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल नॉलेज होगा जिस पे हम और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं और टोटल प्रैक्टिकल साइंटिफिक वे से आप इसको समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टॉपिक, आभा मंडल क्या है। आप सभी ने चांदनी रात में चांद को आसमान पर देखा होगा। जब फुल मून पूर्णिमा के दिन अगर आपने चांद को देखा है तो उसके चारों ओर एक वलय सा दिखता है, सफेदी लिए हुए। या कभी सुबह के उगते सूरज को देखो या अस्त होते सूरज को देखो तो उसके चारों ओर एक फैलाव दिखेगा, एक वर्तुल एनर्जी का वलय दिखेगा। ऐसा ही सेम एनर्जी का पैटर्न हर ऑब्जेक्ट के पास है। क्योंकि हमारी आंखों की देखने की क्षमता लिमिटेड है तो सिर्फ हम विजिबल स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं। कुछ चीजें हैं जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम में भी दिखती है। अगर आप ह्यूमन बॉडी को भी देखें, वैसे स्पेशली एडवांस किरलियन कैमरे से, तो ह्यूमन बॉडी के चारों ओर भी चांद और सूरज जैसा वो वलय दिखेगा। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को भी देखें तो वो एक एनर्जी का सर्कल या पैटर्न दिखेगा। साधारण भाषा पे इसे ही आभा मंडल, ऑरा या तेजो वलय कहा जाता है। 1908 में सबसे पहले डॉक्टर किल्नर ने इस पर रिसर्च की थी और 1911 पे उन्होंने बहुत प्यारी किताब लिखी, द ह्यूमन एटमॉस्फेयर। उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक वे से उस वक्त जब उनके पास मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते थे, रिसर्च की। स्पेशली हाई वोल्टेज करंट जब उन्होंने पास किया तो उन्होंने देखा कि ह्यूमन बॉडी के चारों ओर एक एनर्जी पैटर्न नज़र आ रहा है जिसको पास्ट में ऑरा कहा जाता था। आप हिंदुइज्म में अगर कोई भी देवी देवता की फोटो देखते होंगे तो जरूर आपको पीछे एक एनर्जी का वर्तुल दिखता है। सबसे पहले हिंदुस्तान में ही ऐसी मूर्तियों में इस टाइप का वलय बनता था। धीरे धीरे वही कॉन्सेप्ट अलग अलग रिलीजन में जाके हर गॉड के आगे उन्होंने सर्कल बनाना चालू किया। तो आभा मंडल का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। पहले के लोग जिनके पास इसे देखने की क्षमता होती थी, जो बहुत क्लियर वाइंट होते थे या दिव्य दृष्टि होती थी, वो इसे आसानी से देख सकते थे। बाद में वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो सबसे पहली जो साइंटिफिक रिसर्च करी थी डॉक्टर किल्नर ने की थी 1911 पे, द ह्यूमन एटमॉस्फेयर। उस बुक में उन्होंने आभा मंडल को बहुत ही सरल रूप से और साइंटिफिक वे से समझाने की कोशिश करी। उसके बाद 1939 के आसपास रशियन साइंटिस्ट किरलियन ने इस पर रिसर्च की और किरलियन कैमरा डेवलप किया जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का आभा मंडल की फोटो ली जा सकती है। आगे चल के और भी वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी शोध करी। हमारा मेन विषय आभा मंडल के बारे में आपको जानकारी देना है और मेरी जो रिसर्च है उसको मैं साइंटिफिक वे से आपको समझाते चलूँगा। तो सबसे पहले टॉपिक में आते हैं, आभा मंडल कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। डॉक्टर किल्लर ने जो रिसर्च करी थी उन्होंने बहुत प्यारा इसको डिवाइड किया। अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखें तो जब उन्होंने देखा तो एक एनर्जी लाइट का पैटर्न बिल्कुल बॉडी से लग के चल रहा था। इसको उन्होंने उसे इथरिक डबल कहा। 4 से 6 इंच दूरी पर
एक डेंसर लाइट थी, घनी लाइट, जैसे चांद के चारों ओर अगर घनी लाइट आप देखें तो उसको उन्होंने इनर ऑरा कहा। और उसके बाद जनरल 4 से 6 इंच के बाद 1 फीट तक के दायरे में उन्होंने देखा, उसको आउटर ऑरा कहा। तो उन्होंने ऑरा को 3 भागों में इस तरीके से डिवाइड किया। बाद की रिसर्च में इसके लिए और अलग नाम दिए उन्होंने। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी से जो प्रकाश निकल रहा था उसको उन्होंने नाम दिया बायोप्लाज्मिक बॉडी, और उसके दूर वाला इनर ऑरा प्लाज्मिक, और उससे दूर रेडिएशन। इस तरीके से बाद के साइंटिस्ट लोगों ने इसे डिवाइड किया। अब देखिए ये प्रकाश आता कहां से, हर ऑब्जेक्ट में। इसका भी सरल विज्ञान है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट अपने आप में क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एनर्जी का फील्ड मान ले। हर ऑब्जेक्ट अपने साथ एनर्जी लिए हुए है, क्वांटा ऑफ एनर्जी ली हुई है, और वो इसको रेडिएट कर रही है। तो हर ऑब्जेक्ट में ये रेडिएशन की प्रवृत्ति है। ह्यूमन बॉडी पे इलेक्ट्रिक करंट बह रहे हैं, ब्रेन में, हार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहे हैं, और फोटोन कण निकल रहे हैं। साथ ही हमारे विचारों की तरंगें अलग अलग रूप से इस पे प्रभावित हो रही है। तो आभामंडल का ये एक सिंपल साइंस है। मैं इसमें आपको जो भारतीय आयुर्वेद और तंत्र के आधार पे आभामंडल बांटा गया है उसको भी बड़े सरल रूप से समझाऊंगा। यहां पर एक चीज नोट करने की है कि प्रकाश तो शुद्ध सफेद होता है, हर किसी का ऑरा सफेद होना चाहिए, लेकिन वो ऑरा सफेद नहीं होता। हर किसी के ऑरे में अलग अलग कलर होते हैं। ये जो कलर है, जो पहला प्रकाश जो आप वर्ल्ड में देख रहे हैं भौतिक संसार में, ये फिजिकल मटेरियल लेवल पे है। और इसमें जब मनुष्य के विचारों की तरंगे आने लगती है तो ये एक सटल लेवल पे कलर ऑरा में आने लगता है। तो जो व्यक्ति बुरे विचारों से भरा होता है, जिसके थॉट दिन भर नेगेटिव और डिप्रेशन के होते हैं, उसके आभामंडल में ब्लैकिश और ग्रेइश मैटर ज्यादा दिखते हैं। जो व्यक्ति डरे डरे रहते हैं, कमजोर रहते हैं, उसका आभामंडल कमजोर होता है और वो इजीली लीक हो जाता है। जो व्यक्ति मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं या मानसिक रूप से एकाग्र हैं, उनका आभामंडल स्ट्रांग होता है। सात्विक साधना करने वालों के आभामंडल में ऑरेंज और येलो लाइट दिखती है। भगवान के चारों ओर अगर आपने देखा हो तो ऑरेंज और येलो लाइट दिखती है। जो हमने रिसर्च करी, एवरेज ऑरा जिसको मैं बोलता हूं, हर व्यक्ति का मेरी रिसर्च के अनुसार 1.2 फीट के बराबर होता है, इतना दूर। ये आउटर ऑरा है, पास का 4 से 6 इंच। और जो इथरिक डबल है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप हाथ किसी के भी चारों ओर फैलाएं किसी के बॉडी में भी तो एक बॉडी हीट आप फील कर पाते हैं। जनरल वो इथरिक डबल के आसपास के लेयर पे होती है। यहां पर मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए, इथरिक डबल, इनर ऑरा और आउटर ऑरा, और इसमें अलग अलग कलर दिखते हैं। इस कलर्स को देखा जा सकता है। ये हुए आभामंडल और उस पे रंगों के प्रभाव। अगली वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आभामंडल के द्वारा ही आपके संबंध निर्धारित होते हैं। हम हमारे आसपास की चीजों को हमारे आभामंडल के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं, और इसका उल्टा भी सही है। आपके आसपास की चीजें आपके आभामंडल को भी प्रभावित कर सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसका और गहन रिसर्च वाला सब्जेक्ट को लूंगा और आपके सामने एक एक लेयर खोलते चलूंगा। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं धन्यवाद करता हूं, और ये दिव्य ज्ञान मैं आपको सरल रूप से पहुंचा पाऊं, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।